बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने कार्ट के ज़रिए अपडेट और डिलीट किया था व्यूजेस को यूज़ करते हुए। और एक इशू हमें उससे पहले लेक्चर में आ रहा था कि हम जब कार्ट में आइटम ऐड करते हैं तो ऊपर वाली जो मेन्यू है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। अब उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो मिनीफाइड वर्जन डला हुआ है, जिसमें मतलब वेरिएबल्स और चीज़ें प्रॉपर नहीं होती और स्पेसिंग भी नहीं होती, एक ही लाइन में सारी जावास्क्रिप्ट लिखी होती है। तो उसका इशू ये होता है कि उसको पढ़ना मुश्किल होता है और उससे चीज़ें ट्रेस करना मुश्किल होती हैं। एक तो ये कि हम उससे चीज़ें निकाल के चेक करें, फिर हमें अंदाज़ा हो सकता है। जैसे ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ टू कार्ट, तो ये देखिए ये लेफ़्ट की साइड पे मूव कर रही है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ और ये मेरे पास आ रही है, जिसके राइट साइड पे ये मार्जिन राइट 2 to 1 आ रहा है। मैं एक आइटम और ऐड करता हूँ तो ये देखिए 238 हो गया। और ये मैं जितने आइटम ऐड करता जाता हूँ ये मार्जिन उतना ही बढ़ता जाता है। तो इसमें आप देख लें कि आपके पास ये ना बॉर्डर हेडर बॉटम, ये जो भी इसकी क्लासेस लगी है मैं कॉपी करता हूँ और ये मैं प्रोजेक्ट में से फाइंड करता हूँ कि ये कहाँ पे है। कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करूँगा तो ये पूरे प्रोजेक्ट में से मुझे सर्च करके देगा। फाइंड ऑल करें। अच्छा, इसमें तो सारी क्लासेस नहीं लगी हुई। ये मैं बाकी ख़त्म कर देता हूँ। सिर्फ ये बॉटम हेडर के नाम से मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ये मेरे पास आ गई, ये CSS में है और ये इसका लेआउट यहाँ यहाँ पे मेरे पास ये क्लास है। यहाँ पे एक आसान तरीका ये है कि वो मार्जिन राइट ऐड कर रहा है और हम मार्जिन राइट को ज़ीरो कर देंगे, जितना भी वो ऐड करे वो अप्लाई ना हो। उसके लिए वो देखें वो इनलाइन लिख रहा है, हम आईडी के थ्रू इसमें लिखेंगे। तो यहाँ मैं आईडी देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू हेडर बॉटम, बस जो इसकी क्लास है वही नाम मैं आईडी का रख देता हूँ आसानी के लिए। वैसे जूम भी कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं CSS में यही आईडी बनाता हूँ। मेरे पास ये www रूट में एक में मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट बहुत बारीक आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि अब इनका साइज़ बड़ा हो गया। इसमें मेरे पास जो इस वक्त थीम यूज़ हो रही है वो ये पोर्टो थीम है। उसकी CSS में मैं चला जाता हूँ तो यहाँ मैं स्टाइल में लिख देता हूँ या अपनी कस्टमाइज़ एक बना लेता हूँ उसमें। यहाँ पे CSS ऐड कर देता हूँ कस्टम के नाम से। स्टाइल शीट होगी। उसका नाम मैं दे देता हूँ कस्टम। इसका मैं मार्जिन राइट जो ऐड कर रहा है वो राइट ऑटो इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ और इस लेआउट पे इस CSS को ऐड भी कर लेता हूँ। यहाँ पे CSS है, उसकी जगह ये कस्टम भी ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ ये मुझे क्या रिस्पांस देता है। ये देखिए इस पर लेफ़्ट साइड पे ही है। अभी ये रन हो जाता है तो मैं चेक करता हूँ, उम्मीद है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा। ऐड टू कार्ट करें तो अब देखें कार्ट में ऐड हो रहे हैं आइटम और मूव नहीं कर रहा, इसमें से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम व्यू कार्ट पे जाते हैं और व्यू कार्ट, ये हमारे पास सारी कार्ट आ गई। इसको जूम कर लेता हूँ। इसमें जितने भी आइटम कम ज़्यादा करना चाहे 5, और जो ही बाहर निकलेंगे तो ये अपडेट कर देगा। यहाँ तक ये हमारी कार्ट पहले ही मतलब चल रही थी, इसमें से ऐड भी हो रहा था और डिलीट भी हो रहा था। अभी जो है हमने इसको चेकआउट करना है तो पेमेंट मेथड जो है फिर पेपाल और
बैंक अकाउंट उसके अपना क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है तो स्ट्राइप, और इसके अलावा कैश ऑन डिलीवरी है तो सिंपल। कैश ऑन डिलीवरी के साथ इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, फिर हम बाद में पेपाल और क्रेडिट कार्ड को देखेंगे कि उनके ज़रिए पेमेंट कैसे होती है। अब यहाँ पे हमने कार्ड के अंदर चेकआउट के नाम से एक एक्शन बना लेते हैं, जिसमें मैं चेकआउट करूँगा तो मैं एजेक्स कॉल भेजूँगा, जिसमें ये जितना भी मैंने डाटा रखा हुआ है, जिसकी जो जो क्वांटिटी क्वांटिटी है यहाँ पे, वो मैंने परचेज़ करनी है, तो उसका उसकी डिटेल मैंने सेंड करनी है सर्वर साइड पे। या मैं सारे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोलर में ये कार्ड कंट्रोलर, इसमें मैं यहाँ पे चेकआउट का बनाता हूँ। ये जो पहले बने हुए हैं इनको रहने दें, यहाँ पे बना चेकआउट। चेकआउट में हमारे पास एक लिस्ट आएगी कि कौन सी प्रोडक्ट है और कितनी क्वांटिटी में यूज़र लेना चाह रहा है। अभी चूंकि हमने वो सेशन में रखी हुई थी और वो यूज़र के पास हम शो भी करवा रहे हैं, तो हमारे पास वो बेसिकली लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल ही होगी। मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल ले लेता हूँ और उसका नाम मॉडल का दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा भेजना है, वहाँ से पोस्ट की रिक्वेस्ट भेज देता हूँ मैं, HTTP पोस्ट, और मेरे पास ये लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल आ जाएगी। और यहाँ से फिलहाल मैं रिटर्न नल कर रहा हूँ, वैसे ना रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ मैं चेकिंग के लिए कि मेरे पास इस मॉडल में डाटा आता है कि नहीं आता। अब मैं कार्ट के इंडेक्स पे चला जाता हूँ, जहाँ पे मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ मैं अपडेट कर सकता हूँ। और ये जो भी क्वांटिटी चेंज करता रहता हूँ, तो वो सारी आपको पता है कि जो मेरे पास डाटा का ऑब्जेक्ट है उसमें ये कार्ट आइटम के अंदर सारी चेंजिंग्स हो रही होती हैं। यहाँ पे अब एक मैं बटन बना लेता हूँ कि मैंने इसको चेकआउट करना है। इनपुट टाइप बटन, बटन बना लें, कोई डिव रख लें, कोई इमेज रख लें, कुछ भी। इसके ऊपर इवेंट हम व्यूजेस के लगा देते हैं कि इस पर क्लिक हो तो फिर हमने परचेज करनी है। इसकी वैल्यू करें चेकआउट। और ये VF ये नज़र कब आना चाहिए, जब आपके पास ये कार्ट एटम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो, कार्ट एटम की लेंथ होगी ना कुछ, तो तब आना चाहिए। और यहाँ पे कार्ट एटम अगर इसकी किसी क्वांटिटी वो माइनस करता है तो वो भी हमने यहाँ से गायब करनी है। उसके लिए भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे हमने वी फार लगाया हुआ है कार्ट एटम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि VF एटम डॉट QTY ग्रेटर देन ज़ीरो। ज़ीरो से ज़्यादा है तो ये लाइन नज़र आए, जब वो ज़ीरो कर दे तो ये खुद ब खुद गायब ही हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जहाँ मैं लेंथ चेक कर रहा हूँ, तो लेंथ भी फिर मैं इसकी प्राइस चेक कर लेता हूँ। अगर मेरे पास प्राइस ज़ीरो से ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स के मेरे पास जो भी चीज़ें हैं वो कुछ जो कोई परचेज़ करने को है। अब यूज़र अगर इसकी लेंथ माइनस में कर देता है, जैसे यहाँ पे है कि वो कहता है कि -10, तो जो ही बाहर निकलेगा तो ये अपडेट कर रहा है। अब मेरे ख्याल में कार्ड तो वैसे भी एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि हमने कोड चेंज कर लिया था, इस वजह से ये देर भी लगा रहा है कि इसको दोबारा बिल्ड कर रहा है। ये देखिए इसने -10 जो है यहाँ पे उठा लिया। मैं इसको -9 करता हूँ और यहाँ पे वापस आता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जब भी ये क्वांटिटी माइनस में जाए ना, तो ये उसको माइनस में ना रखे, उसको 1 कर दे। अगर ये क्वांटिटी -1 मतलब -1 आनी चाहिए, माइनस में नहीं आने चाहिए, एटलीस्ट 1 आने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा था कि, बल्कि टोटल प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, इसमें अब देखें कि जो तो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि उसकी क्वांटिटी ज़ीरो से ज़्यादा हो ना, लेंथ कार्ट आइटम की लेंथ ज़ीरो से ज़्यादा हो तो ये बटन शो होना चाहिए, अदरवाइज़ ये बटन शो भी ना हो। और कार्ट आइटम की लेंथ तो हमेशा ज़ीरो से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आइटम तो आ ही रहा होगा।
अब अगर तमाम एटम्स की तादाद वो ज़ीरो कर देता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो हमारे पास ज़ीरो हो गई। तो काट एटम में लेंथ नहीं करते, बल्कि हम काट एटम में से मैप करते हैं एम गोज़ टू एम डॉट क्यू टी वाई। इससे क्वांटिटी निकालते हैं। क्वांटिटी निकालने के बाद हम इसको सम करते हैं। सम के लिए रिड्यूस यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो रिड्यूस एम गोज़ टू एम डॉट सॉरी एम कॉमा एन गोज़ टू एम प्लस एन। ये अगर जीरो से ज़्यादा होता है तो फिर हमने दिखाना है, अदरवाइज़ नहीं दिखाना है। और इधर से हमने ये लिखा है कि किसी एटम की क्वांटिटी अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो वो शो होगा, वरना वो लाइन शो ही नहीं होगी। अब हमने यहाँ से जब इस बटन पे क्लिक करना है चेकआउट पे, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप एट द रेट क्लिक भी लिख सकते हैं। वैसे सिर्फ एट द रेट क्लिक होता है, लेकिन चूंकि सी शार्प में एट द रेट का एक मखसूस मीनिंग है, तो आप डबल एट द रेट लगाते हैं। क्लाइंट साइड पे ये सिर्फ सिंगल के साथ जाएगा एट द रेट, ठीक है। तो यहाँ मैं चेकआउट का एक बना लेता हूँ, चेकआउट। चेकआउट का मेथड बना लिया, और इसी मेथड के अंदर यहाँ पे जैसे डिलीट का बना हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे मैं चेकआउट का बनाता हूँ। जब चेकआउट का मेथड बनेगा तो मेरे पास ये इसने यहाँ पे डाटा लाना है। जो मैंने ये लास्ट में मेथड बनाया था कंट्रोलर में, इस मॉडल के अंदर मेरे पास डाटा आना चाहिए। तो ये चेकआउट पे ही जाएगा। तो यहाँ मैं कहता हूँ दिस डॉट पोस्ट कार्ट में चेकआउट पे जाएगा। यहाँ पे मैंने डाटा भेजना है, और ये फंक्शन कॉल बैक फंक्शन होगा जो एजेक्स कॉल का रिस्पांस लाएगा। और यहाँ पे जो भी रिस्पांस होगा आप कंसोल पे लॉग कर दें, कंसोल डॉट लॉग रिस्पांस। और यहाँ जो डाटा भेजना है, मेरे पास डाटा कहाँ पे मौजूद है इस वक्त? मेरे पास जो डाटा है वो सारा ये मैंने कार्ट एटम भेजना है, कार्ट एटम। लेकिन इसके साथ जो है ना, मुझे फॉर्म भी फिल करवाना है यूज़र का। फिलहाल मैं कार्ट एटम्स भेजता हूँ ना, अगर ये जाते हैं तो ठीक है, बाकी फिर हम यूज़र का जो फॉर्म है वो भी फिल करवा लेंगे। दिस डॉट कार्ट एटम्स, कार्ट एटम्स, ठीक है, यहाँ से सेंड हो जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ। डिबगर लगा हुआ पहले का ही। ये मेरे पास आ गया। इसमें कहता हूँ कि दो ये मोबाइल लेने हैं, तीन एक ये लेना है, और तीन चार वो। ये मिक्स करके मैंने कुछ लिए हैं। इसमें मैं जाता हूँ व्यू कार्ड पे, तो मेरे पास ये आइटम आ गए। इसमें से मैं कहता हूँ कि ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं जो ही ज़ीरो करूँगा तो अभी ये शो हो रहा है, लेकिन असूलन इसको शो नहीं होना चाहिए। हाँ, लास्ट टाइम हमें ये भी इशू आ रहा था कि हम अपडेट करते थे तो ये इसको अपडेट नहीं करता था। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमें दो इशू आ रहे थे, एक लास्ट टाइम एक इशू आ रहा था, वो ये था कि हम कार्ड में से आइटम डिलीट करते थे तो वो डिलीटेड आइटम हमें फिर भी शो हो रहा था। और अभी जो हमें इशू आ रहा है वो ये कि हमने क्वांटिटी बताया कि जो ज़ीरो से ज़्यादा हो वही शो हो, तो ये ज़ीरो वाली क्वांटिटी भी हमें शो हो रही है। यहाँ मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, और व्यू कार्ड पे जाता हूँ। ये देखिए, मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, फिर भी मुझे शो हो रहा है। तो ये देखें, हमने यहाँ वी एफ की जगह ना सिर्फ वी एफ लगाया, वी डैश एफ नहीं लगाया। ये प्रॉब्लम है पहला। और दूसरा जो था, हम एटम डिलीट करते थे और शो फिर भी एटम हमें हो रहा था। तो ये हमारे पास डिलीट का मेथड है। अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये जो व्यू कार्ट ऐप है, उसके अंदर मैंने कार्ट एटम के अंदर ये रिस्पांस स्टोर करवाया हुआ है। हालांकि ये कार्ट एटम्स के अंदर होना चाहिए, जिसपे हमने वी फॉर लगाया हुआ है, जो लूप है। तो वेरिएबल का नाम हमने गलत लिखा था, ये देखें कार्ट एटम्स है। तो अब ये ठीक हो गया। अब हम चेक कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश करें।
अब मैं कुछ आइटम ऐड कर देता हूँ। ये 4 आइटम ऐड किए मैंने। व्यू कार्ट। अब इसकी क्वांटिटी मैं 40 करता हूँ तो भी अपडेट होता है, और क्वांटिटी यहाँ से बढ़ाता हूँ तो भी अपडेट होता है। इससे क्वांटिटी माइनस करता हूँ तो ये देखें हाइड भी हो जाता है, और मैं डिलीट करता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए तो डिलीट भी हो रहा है। सारा कुछ प्रॉपर हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे चेकआउट करना है, मैं चेकआउट करता हूँ। चेकआउट। अच्छा, इस वक्त मैंने वो यहाँ पे दोबारा रन करता हूँ क्योंकि मैंने डिबगर लगाना है और चेक करना है कि मुझे ये डाटा रिसीव होता है कि नहीं होता। इस वक्त आप देखें कि ये जो फॉर्म है, इस पे बेशक मैंने एक चीज़ इनपुट रखी है ये वाली, लेकिन यहाँ पे कोई प्राइस और कोई चीज़ बाकी इनपुट में नहीं रखी कि कौन सी प्रोडक्ट है, क्या चीज़ है। वो जो मेरे पास कार्ट मॉडल था मैंने भेजा ना यहाँ पे, वही उसी से मैंने उसी पे लूप लगा के मैंने यहाँ पे दिखाया है। और वो यहाँ पे चेंज करूँगा तो उसी कार्ड मॉडल में डायरेक्ट चेंज हो रही होगी क्योंकि ये टू वे डाटा बाइंडिंग है। आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो मॉडल में भी चेंज हो रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो रहा होगा। और वही ऑब्जेक्ट हम एजेक्स रिक्वेस्ट में सर्वर साइड पे भेज रहे होंगे, तो यहाँ फार्म हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कुछ आइटम ऐड कर देता हूँ, 2-3। और व्यू कार्ट और चेकआउट क्लिक किया तो ये सर्वर साइड पे ले आया। मैं मॉडल पे लेके जाता हूँ। इस वक्त मॉडल में मेरे पास ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने मॉडल के नाम से रखा हुआ है, तो ये डाटा मुझे ऐसे रिसीव नहीं होगा। जब मैं वहाँ से भेज रहा हूँ तो भी मुझे मॉडल के अंदर ही भेजना होगा। मतलब ये कि ये जो कार्ट आइटम्स हैं ये डायरेक्ट नहीं जाएंगे। ये आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरह। इस ऑब्जेक्ट में बताएंगे कि मॉडल को ये वाला डाटा देना है। अब ये जाएंगे। तो इसके साथ साथ हम ना कस्टमर की जो चीज़ है उसका भी फॉर्म बना लेते हैं। और या कार्ड के अंदर ही मैं बना लेता हूँ कस्टमर का, और वो बना लेता हूँ पार्शियल व्यू बना लेता हूँ। पब्लिक एक्शन रिजल्ट कस्टमर कर लें, कस्टमर फॉर्म कर लें। ग्रीन इस वजह से लगा रहा है कि ये रन हो रहा है। वो कहता है कि ये आप जो लिख रहे हैं ये इस वक्त अप्लाई नहीं होगा जब तक आप रीबिल्ड नहीं करेंगे। मैं स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से रिटर्न पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू क्या होता है? पार्शियल व्यू एक ऐसा व्यू होता है जिसके साथ लेआउट नहीं जाता। तो आप अगर लेआउट वैसे ना भेजें और नॉर्मल रिटर्न व्यू कर दें तो भी वैसा ही रिस्पांस जाएगा जैसा पार्शियल व्यू में जाता है। हाँ, इसमें अब हम इसमें एक फॉर्म ऐड करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास पहले से अगर बना हुआ है तो ठीक है, वरना कस्टमर का एक बना लेते हैं। जो यूज़र का हमने बल्कि बनाया होगा वही यूज़ होगा। क्रिएट का होगा, ऐप यूज़र का होगा। ऐप यूज़र के नाम से है और एफ डी बी कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेगा। और क्रिएट विद पार्शियल व्यू कर रहे हैं हम, ऐड कर लें। ये हमारे पास फॉर्म आ गया जिसमें यूज़र का नाम, ईमेल एड्रेस, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और स्टेटस। स्टेटस को ख़त्म कर देते हैं और यूज़र टाइप को भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से जो जाएगा स्टेटस ट्रू रखेंगे उसका। और ये सबमिट का बटन भी नहीं रखते। और ये हमें फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये फील्ड्स चाहिए। तो फॉर्म बना हुआ तो भी ठीक है, इसमें सबमिट का बटन नहीं है तो वैसे भी सबमिट नहीं होगा फॉर्म। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड जाने दें। बल्कि कंफर्म पासवर्ड भी नहीं लेते, बस जो पासवर्ड लिखेगा वही हम इसको उठा लेंगे। नेम, ईमेल एड्रेस, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। इसमें अब मेरे पास जो व्यू की ऐप बनी हुई है उसमें मैं ये चीज़ें ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास कार्ट आइटम्स से। इसके बाद जो है सर्वर साइड पे मुझे ये डाटा इसी तरह ही रिसीव होगा। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल होगा। कार्ट आइटम की लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम, और साथ में यूज़र की डिटेल होगी। जो डिटेल यहाँ पे आ रही है मैं एग्जैक्ट वही लिखता हूँ। नेम है ईमेल एड्रेस से, तो नेम
फिल में एम्प्टी कर लेता हूँ। ईमेल एड्रेस, उसके बाद मेरे पास है लॉगिन आईडी और पासवर्ड। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये यूज़र की डिटेल जो है मैंने यहाँ भी ऐड कर दी है। अब मैं ये पूरा डाटा सेंड करूँगा जो भी मेरे पास मौजूद है। ये सारा मैंने सेंड करना है। तो इसको मैं अगर कार्ट आइटम्स, हाँ ये लिस्ट हो गई और ये प्लेन प्लेन प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो यहाँ जब मैं सेंड करूँगा तो मॉडल के अंदर सेंड नहीं करूँगा, बल्कि अब मैं लिखूँगा नेम। नेम को कहाँ से वैल्यू मिलेगी, दिस डॉट नेम से। इसी तरह ईमेल एड्रेस, दिस डॉट ईमेल एड्रेस। और लॉगिन आईडी, दिस डॉट लॉगिन आईडी। पासवर्ड, दिस डॉट पासवर्ड। और इसके बाद मेरे पास कार्ट के नाम से मैं बना देता हूँ लिस्ट ऑफ जो कार्ट आइटम्स है। तो कार्ट, उसको वैल्यू मिलेगी दिस डॉट कार्ट आइटम्स। ये मैंने पोस्ट के अंदर सारा डाटा इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे मैं कार्ट में गया तो ये मेरे पास जो लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल है इसके अंदर गया। यहाँ मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, चेकआउट कार्ट मॉडल के नाम से बना लेता हूँ। उसमें जो यूज़र की इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखता हूँ। स्ट्रिंग, मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी फॉर्म के ऊपर, नेम, ईमेल एड्रेस, लॉगिन आईडी, पासवर्ड। नेम, ईमेल एड्रेस, लॉगिन आईडी, पासवर्ड। और साथ मेरे पास ना इसके अंदर लिस्ट ऑफ कार्ट है। तो लिस्ट, लिस्ट ऑफ कार्ट मॉडल, और इसका नाम मैंने कार्ट रखा। यहाँ जो नाम रखूँगा एजेक्स रिक्वेस्ट में इसी नाम से भेजना होगा। ये मेरे पास चेकआउट मॉडल आ गया। अब मैं जो मेरे पास चेकआउट है, मैं यहाँ पे चेकआउट मॉडल के नाम से रिसीव करूँगा इसको। आप जो मर्ज़ी इसका नाम रख लें। चेकआउट मॉडल है तो यहाँ मॉडल रखा, तो ये पूरा डाटा इसमें आएगा। जब यहाँ पे लिस्ट रख रहे हो तो फिर आपको जो नाम यहाँ लिखना होता है वही नाम आपको यहाँ से जो आप डाटा भेज रहे होते हैं एजेक्स कॉल में वही नाम लिखना होता है। लेकिन जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप लिस्ट नहीं भेज रहे, लिस्ट इसके अंदर जा रही है, तो देखें अंदर जाके जो लिस्ट का नाम हमने दिया, ये कार्ट आइटम्स में कार्ट के नाम से ये कार्ट आइटम्स भेज रहे हैं, ये लिस्ट इसको भेज रहे हैं। तो यहाँ हमने इसी नाम से प्रॉपर्टी बनाई है इसके अंदर, ये कॉट के नाम से ही। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। अब मैं इसको रन करता हूँ। मेरे पास अगर यहाँ पे कार मॉडल में डाटा आ जाता है ना, तो फिर मेरा काम कंप्लीट है। फिर मैंने सिर्फ उसको डाटाबेस में इंसर्ट करवाना है। यूज़र ने जो ऑर्डर दिया है, अभी मैं पेमेंट मेथड उससे नहीं पूछ रहा कि पेमेंट मेथड क्या है। बाद में हम इसमें पेमेंट मेथड भी इंक्लूड कर लेंगे, और जो भी मतलब इंटीग्रेट करना होगा पेमेंट मेथड हम इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैं 2-3 ऑटोमेट कर देता हूँ। यू कार्ट, अच्छा 2 आइटम ऐड हुई हैं, तो मैं कहता हूँ ये क्वांटिटी इसकी 2 होनी चाहिए। चेकआउट। अब इस वक्त मेरे पास यहाँ पे फॉर्म भी नहीं आ रहा, फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा। गलती कर दी मैंने। वो ये कि ये मेरे पास जो इंडेक्स है, यहाँ पे मैंने यूज़र का फॉर्म तो रखा ही नहीं है। ये चेकआउट से पहले यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ। ये डिव तब शो होगी जब आपके पास ये आइटम जो है उनकी क्वांटिटी 0 से ज़्यादा होगी तब। अब मैं बटन भी इस डिव के अंदर ले जाऊंगा, कंडीशन डिव के अंदर ले आ, ये बटन भी इधर रख लेता हूँ। और इसी तरह बटन से पहले यहाँ पे मुझे यूज़र की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, तो उसका जो फॉर्म है पार्शियल
वो भी मैं यहाँ ले आता हूँ। ये मुझे अलग से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर ही क्लोज कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे नेम में आप उसको बताते हैं कि कहाँ से इसकी वैल्यू आएगी। नेम इज इक्वल टू, ये आपके पास है कार्ट का, सॉरी, व्यूज़ के अंदर हम जाएंगे। व्यूज़, व्यूज़ में कार्ट, कार्ट में आपके पास कस्टमर फॉर्म के नाम से कस्टमर फॉर्म, ये व्यू आप लाना चाहते हैं यहाँ पे, पार्शियल व्यू। अब इसको रिफ्रेश करें तो चूंकि ये फिर बिल्ड करता है, लेकिन अभी बिल्ड इसने हमने किया नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे ये फॉर्म शो नहीं हो रहा। कस्टमर फॉर्म में ज़रा यहाँ से राइट क्लिक करके व्यू पे सोर्स करके यहाँ से चेक कर लेता हूँ। मेरे पास टोटल प्राइस के बाद जो है टोटल प्राइस, हाँ ये देखें एट द रेट क्लिक, जो मैंने बताया था कि एट द रेट क्लिक आता है वो ठीक आ रहा है, और यहाँ वो डिव भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब इसने बिल्ड नहीं किया। मैं इसको रीबिल्ड कर देता हूँ, या यहाँ पे इसने सेव नहीं किया था। हाँ ये रन हो रहा था तो रन होते हुए नहीं करता। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ और दोबारा जो है यहाँ से बिल्ड रन करता हूँ, तो इसको रीबिल्ड करेगा, जो भी जो चेंजिंग्स है वो मुझे शो करेगा। याद रखें जब भी रीबिल्ड करता है तो ये सेशन में जो आपने डाटा रखा होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो लाइव जब आप एप्लीकेशन चलाएंगे तो वो तो ज़ाहिर है बार बार इस तरह नहीं होगी, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो पार्शियल व्यू कह रहा है कि इस लोकेशन पे इसने ढूंढा है, इसको पार्शियल व्यू नहीं मिला, तो ये डॉट सी एस एच लगाना हम भूल गए सर। कस्टमर फॉर्म डॉट सी एस एच एम एल, अभी शायद इसको दोबारा बिल्ड करना पड़े मुझे। हाँ, अभी देखिए कि वो उसने सी एस एच नहीं उठाया। स्टॉप करें और कंट्रोल F5 कर दें, ऊपर से स्टार्ट विद डिबगिंग ना करें। F5 करें तो विद डिबगिंग होता है, कंट्रोल F5 करें तो विदाउट डिबगिंग होता है। विदाउट डिबगिंग जब आप चेंजिंग कर रहे होते हैं तो आपको चेंजिंग रिफ्लेक्ट हो रही होती है। ये देखिए कॉट एक्सपायर हो गई है। अब मैं इसमें फिर आइटम ऐड करूँगा। मैंने कुछ आइटम ऐड कर दिए हैं। अब देखें कि ऐप यूज़र का वो फॉर्म भी आ रहा है, नेम है। अच्छा ये सारे मेरे ख्याल में हमने टेक्स्ट बॉक्स के बजाय टेक्स्ट एरिया लगा दिए हैं। अच्छा नहीं लगाए ठीक है, लेकिन इसमें ना पैडिंग एक्स्ट्रा आ रही है कहीं से। हाँ ये पैडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। इसमें मैं देख लेता हूँ कि फॉर्म कंट्रोल में जो हाइट है वो 6 REM डली हुई है, तो ये आप हाइट ख़त्म करें तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ इसको, CSS डाल देते हैं यहाँ पे, सेक्शन CSS स्टाइल डॉट फॉर्म कंट्रोल हाइट ऑटो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब है कि जो मैं लगा रहा हूँ ये अप्लाई होना चाहिए, और ये फॉर्म कंट्रोल पे ही है, ठीक है। रिफ्रेश किया, देखिए कार्ट एक्सपायर हो गई है। मतलब जब आप बिल्ड करते हैं और विद डिबगिंग कहते हैं, डिबग हो रहा होता है, यहाँ पे ये साइन आपको नज़र आ रहा होता है, स्टॉप का भी आ रहा होता है, उस दौरान आप चेंज करते हैं तो वो उसमें चेंजिंग नहीं करता। लेकिन विदाउट डिबगिंग जब आप कहते हैं तो वो इसमें चेंज करता है, और जब भी चेंज करता है तो कार्ट आपकी एक्सपायर होती है उस वजह से। अभी भी ये बड़ा ही आ रहा है। फॉर्म कंट्रोल, अच्छा पैडिंग 2 आ रही है, हम ये पैडिंग आ रही है, ये पैडिंग भी ख़त्म करनी होगी हमें, तो फिर ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें पैडिंग भी मैं ऑटो कर देता हूँ। शायद इसके अपना अलग तरीका कार होगा, जो फॉर्म इसने ये यूज़ कर रहा है उसमें मतलब कोई और क्लास वगैरह होगी जिसके थ्रू इनको
वो अपने तरीके से अच्छा दिखा रहा होगा। खैर मैं इसमें सिंपल दिखा रहा हूँ, CSS की तरफ मैं नहीं जा रहा। थोड़ा सा बस काम करवा दिया पैडिंग। इसमें मैं कर लेता हूँ टॉप से 5 px और राइट से 10 px, राइट लेफ्ट से, टॉप बॉटम से 5 px। नेक्स्ट जो है बैक टू लिस्ट का ऑप्शन, वो कह रहा है कस्टमर फॉर्म पे नीचे आ रहा होता है, यहाँ पे बटन पे आप देखें तो ये बैक टू लिस्ट आ रहा होता है, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये बैक टू लिस्ट आ रहा है, इसको ख़त्म कर दिया। इसके बाद जो है चेकआउट के बटन के बिल्कुल नीचे जो है वो मुझे दिखा रहा है पेज, तो मैं यहाँ पे एक ब्रेक लाइन भी ऐड कर देता हूँ या कोई मार्जिन ऐड कर देता हूँ यहाँ इस जगह पे गैप के लिए। अब रिफ़्रेश करें, या फिर कार्ट एक्सपायर हो जाएगी तो यहाँ से आप एक दो आइटम ऐड कर लें। ये आइटम आपका एक आइटम आ गया। तो चेकआउट तो अभी भी वो नीचे उसके साथ ही है, बारह चलें, ये चीज़ें आप लोग खुद कीजिएगा। मैं एक आइटम और ऐड कर लेता हूँ। बल्कि अब इसको मैं बाकी सारा मेरा ठीक हो गया तो मैं इसको विद डिबगिंग करता हूँ। मैं इसको चेक करता हूँ कि जो यहाँ से फॉर्म सबमिट करूँगा तो मुझे डाटा इसका रिसीव होता है कि नहीं। तो ये दो तीन आइटम ऐड कर देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। एक आइटम ऐड हुआ है, दूसरे भी ऐड कर देता हूँ। रिफ़्रेश, ये तीन चार आइटम ऐड कर दिए मैंने। और यहाँ पे कस्टमर का नाम कस्टमर 1, ईमेल @email.com, लॉगिन आईडी लॉगिन 1 और पासवर्ड 12345 6। ये अब मैं इसको इनपुट टाइप पासवर्ड नहीं लगा, इस वजह से इसका टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं मॉडल में जाता हूँ तो ये देखें मेरे पास मॉडल में बाकी सारी चीज़ें नल आ रही हैं। ईमेल एड्रेस भी नहीं मिला मुझे, लॉगिन आईडी, नेम, पासवर्ड, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा। अलबत्ता कार्ड का जो डाटा है वो मुझे रिसीव हो चुका है। उसमें जो जो कार्ड में जो जो आइटम ऐड किए थे वो आ रहे हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि यूज़र का डाटा जो है वो हमें क्यों नहीं मिला। हाँ, यूज़र का डाटा इस वजह से नहीं मिला कि यहाँ हमने वेरिएबल्स बना तो दिए और इनको आगे भेज भी दिया, लेकिन यूज़र जिस फॉर्म में लिख रहा है उसमें हमने इनको अटैच ही नहीं किया। तो इसके लिए मैंने बताया था वी मॉडल होता है। टू वी डाटा बाइंडिंग के लिए आप इनपुट को वी मॉडल देंगे कि वी मॉडल इज इक्वल टू ईमेल एड्रेस, तो वो उस टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ लिखेगा वो ईमेल एड्रेस के अंदर आ रहा होगा। तो ये कस्टमर फॉर्म में मैं जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास नेम है तो वी मॉडल इज इक्वल टू नेम, वी मॉडल इज इक्वल टू ईमेल एड्रेस, वी मॉडल इज इक्वल टू लॉगिन आईडी और वी मॉडल इज इक्वल टू पासवर्ड। अब रन करता हूँ, बल्कि अब मैं इसका आगे वाला कोड भी लिख देता हूँ रन करने से पहले, ताकि मेरा ऑर्डर इंसर्ट हो जाए तो यहाँ जो भी यूज़र ऑर्डर कर रहा है वो अगर डेटाबेस में सेव हो जाता है तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें होंगी मिसलेनियस टॉपिक्स, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे कम से कम कार्ट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास मॉडल आ गया। अब यहाँ मैं मॉडल में से ऑर्डर बनाऊंगा। ऑर्डर ऑर्डर इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, ऑर्डर डॉट, अच्छा इसमें देखें एडमिनिस्ट्रेशन रिमार्क्स, क्लाइंट कॉन्टेक्ट नंबर, जो जो चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं ना कस्टमर। अब एक कस्टमर का मैं नया अकाउंट बनाऊंगा इज इक्वल टू न्यू कस्टमर, न्यू ऐप यूज़र की के लिए जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी मैंने वो मॉडल में ले ली थी पहले ही। मसलन मैंने लिया था उसका नेम लिया था एक, तो यहाँ मॉडल डॉट नेम यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद पासवर्ड लिया था, मॉडल डॉट पासवर्ड, लॉगिन आईडी ली थी, मॉडल डॉट लॉगिन आईडी, और पासवर्ड और ईमेल एड्रेस लिया था, ईमेल एड्रेस मॉडल डॉट ईमेल एड्रेस। और क्या चीज़ रहेगी तो वो देखे कंफर्म पासवर्ड है और बाकी चीज़ें दूसरी। कंफर्म पासवर्ड भी मैं इसको दे देता हूँ, मॉडल डॉट पासवर्ड जो है वही कंफर्म पासवर्ड होगा। स्टेटस और यूज़र टाइप है इसको दे देता हूँ यूज़र टाइप डॉट
क्लाइंट, आईडी ऑटो जनरेट होगी। स्टेटस जो है स्टेटस इज इक्वल टू, बस इसको मैं एक्टिव करूँगा कि पहला अकाउंट बनना है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही होगा। तो ऑर्डर के अंदर जो हमने कस्टमर है उसकी डिटेल दे दी है। अब ऑर्डर के अंदर डिटेल देते हैं कि और जो उसको जिस चीज़ रिक्वायर्ड है, मतलब जो जो चीज़ें वो परचेज़ करना चाहता है। यहाँ से वन बाई वन देखते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके बाद कस्टमर का तो हमने पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया ना। तो कस्टमर के रिमार्क्स हैं, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो उधर फॉर्म पे रिमार्क्स रख लें, वो आएंगे तो आप यहाँ वो रिमार्क्स भी रख सकते हैं। डेट वेरीफाइड, डिलीवर टाइम, इन सब को हम फिलहाल इनकी डेट नहीं दे रहे। डिटेल्स में अगर आप जाते हैं तो आपके पास आ जाता है कि कौन कौन से आइटम आपके पास हैं। तो मॉडल डॉट कार्ट में वो हमारे पास सारे मौजूद हैं। डॉट सेलेक्ट करके उसको हम ये जिस तरह डिटेल वाले ऑब्जेक्ट को चाहिए होगा डाटा इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। इसमें ऑर्डर डिटेल के नाम से चाहिए होता है, तो न्यू ऑर्डर डिटेल्स, और यहाँ डॉट टू लिस्ट कर लें। अच्छा, यहाँ एम गोज़ टू लगाएंगे, सिलेक्ट एम गोज़ टू डॉट टू लिस्ट, ये से बन जाएगी लिस्ट। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ऑर्डर में प्रोडक्ट आईडी मेरे पास क्या है, वो जो एम डॉट प्रोडक्ट आईडी आ रही है वो होनी चाहिए। इसकी प्राइस क्या है, एम डॉट प्राइस। वैसे ये प्राइस यूज़र एंड से उठ के हमारे पास आ रही है, तो ये सेफ़ तो नहीं है। मुझे बेहतर है कि प्रोडक्ट्स जो है यहाँ गेट कर लेनी चाहिए कि यूज़र कौन कौन से प्रोडक्ट लेना चाह रहा है, उनकी क्या प्राइस है। तो यहाँ मैं वार प्रोडक्ट्स बना लेता हूँ एक। प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट वेयर एम गोज़ टू। यहाँ पे मेरे पास मॉडल डॉट कार्ट डॉट कार्ट से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ उन प्रोडक्ट्स की आईडीज़ को जो यूज़र ने सिलेक्ट की हुई हैं। वार प्रोडक्ट आईडीज इज इक्वल टू मॉडल डॉट कार्ट डॉट सिलेक्ट एम गोज़ टू एम डॉट प्रोडक्ट आईडी डॉट टू लिस्ट। ये मैंने सारी प्रोडक्ट्स उठा ली, प्रोडक्ट की आईडीज़ उठा ली। तो नीचे वो सारी प्रोडक्ट्स उठानी है, तो मैंने कहा प्रोडक्ट आईडीज़ डॉट कंटेन एम डॉट आईडी। ये जो डॉट टू लिस्ट करें तो मैं आगे बताता हूँ आपको। जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट में से वो वाली प्रोडक्ट उठा लें जिनकी आईडी इसके अंदर कंटेन कर रही हो, मतलब यूज़र ने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए वो सारी प्रोडक्ट्स आ जाएं। आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गई सारी। अब आपने यहाँ पे कार्ट के अंदर ऐड करना है, तो बेशक लूप लगा के ऐड करें, मैं तो एक लाइन में ही लिख लेता हूँ। तो आपको अगर सिंटैक्स टिपिकल लगे तो आप लूप लगा के उसके अंदर एक एक चीज़ प्रॉपर्ली गेट करके लिखते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी आ गई। अब प्रोडक्ट की प्राइस है, प्राइस में मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पहले से मौजूद हैं। प्रोडक्ट्स, बल्कि इसको मैं लूप में ही ले जाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। तो फॉर ईच का लूप लगाता हूँ। वार एटम इन मॉडल डॉट कार्ट, कार्ट से एक एक आइटम निकाला तो हमारे पास ये आइटम आ गया। अब वार प्रोडक्ट, उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट कौन सी बनती है, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट्स पहले से मौजूद हैं। उसमें मैं कहता हूँ एम गोज़ टू एम डॉट आई डी, उसकी आईडी जिसकी इस एटम में प्रोडक्ट आईडी की इक्वल हो वो आप उठा लें, फर्स्ट डिफ़ॉल्ट। अब चेक करें इफ़ प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू नल, यानी कि यूज़र ने कोई वैल्यू वगैरह चेंज नहीं किया और वाकई वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो आपके पास ये ऑर्डर जो है इसकी डिटेल पहले तो आप यहाँ कर लें। ऑर्डर डॉट डिटेल्स इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ कार ऑर्डर डिटेल्स। लिस्ट को इनिशलाइज कर लिया। अब इसमें एक एक आइटम हम ऐड करते जाएंगे। ऑर्डर डॉट डिटेल्स डॉट ऐड न्यू ऑर्डर डिटेल। न्यू ऑर्डर डिटेल में आप देखें कि सबसे पहले आपके पास है ऑर्डर की आईडी क्या है, वो तो ऑर्डर जनरेट होगा उसके साथ ही आएगी। यहाँ पे प्राइस आ रही है, तो आपने जो ऊपर प्रोडक्ट गेट की है उसकी प्राइस यहाँ पे दे दें। जो यूज़र की तरफ से उठ के आ रही है वो प्राइस हमने नहीं लेनी, वो यूज़र को सिर्फ दिखाने के लिए थी। यूज़र उसको चेंज भी कर सकता है, इस वजह से हम उसको नहीं लेते। प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट आईडी, प्रोडक्ट और की प्राइस वो ली है जो डाटाबेस से उठ के आ रही है, यूज़र वाली नहीं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ये तो ज़ाहिर है यूज़र वाली लेंगे क्योंकि हमें तो नहीं पता यूज़र कितनी लेना चाह रहा है। तो एटम डॉट क्वांटिटी, ये जो हमारा मॉडल आ रहा है कार्ट में, कार्ट आ रही है मॉडल में, उसमें जो एटम आ रहा है उसके अंदर
से हम क्वांटिटी ले रहे हैं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सेंड क्वांटिटी तो बाद में सेंड करेंगे तो पता चलेगा। प्रोडक्ट आईडी हमने डाल दी, यूज़र रिमार्क्स इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल यही चीज़ें काफ़ी हैं। ये हमारे पास आर्डर से हमने कस्टमर उठा लिया, आर्डर से हमने डिटेल उठा ली। अब हमने डेटाबेस में इस आर्डर को सेव करना है। तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑर्डर्स डॉट एट ऑर्डर, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो आप रिटर्न जेसन, जेसन में आप न्यू स्टेटस इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू भेज दें कि हाँ हो गया। और अगर नहीं होता, इस सारे को आप ट्राई कैच में रखें, ट्राई ट्राई करें। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कैच में आप एक्सेप्शन में ई गेट करें। यहाँ पे ई लिखें, एफ लिखें, कोई भी नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप करें रिटर्न जेसन न्यू स्टेटस इज इक्वल टू फॉल्स। और मैसेज में ना मैं ई डॉट मैसेज यहाँ से उठा लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई है, मुझे वो मैसेज भेज दें। वो मुझे मैसेज भेजेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि अगर आर एस डॉट स्टेटस, अगर स्टेटस ट्रू आ गया तो मतलब ऑर्डर मेरा इंसर्ट हो चुका है। और एल्स अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अलर्ट कर दूंगा आर एस में जो मैसेज आ रहा है वो। और अगर आ रहा है मतलब मैसेज आ रहा है तो मैसेज दिखा दूंगा, और मैसेज नहीं आ रहा यानी स्टेटस ट्रू आ रहा है तो ठीक है। अब मैं यूज़र का ऑर्डर फाइनलाइज हो गया है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो यूज़र को होम पेज पे ले जाऊँ, विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन स्लैश, स्लैश में वो होम पे ही जाएगा। तो ये मेरा यहाँ तक हो चुका है। अब एक चीज़ और रहेगी कि मैंने कार्ट में जो हम आइटम सेट करते थे सेशन में दोबारा इसको रखते थे, लोड कार्ट करते थे। और ये देखिए हम सेशन में दोबारा कार्ट को यहाँ पे रखते थे। जब हमारा ऑर्डर फाइनलाइज हो जाएगा तो हमने इस कार्ट को भी एम्प्टी करना है। तो चेकआउट हो गया, हमारे पास डेटाबेस में सेव हो गया। और यूज़र को ट्रू भेजने से पहले पहले सेशन में यहाँ पे सेट स्ट्रिंग को आप नल कह दें कि ये हमने नहीं करना। और अगर आपको सेशन में से यहाँ कोई मेथड मिलता है जिससे आप रिमूव कर सकते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। सेशन डॉट रिमूव कार्ट, ये कर लें। ये नल सेट करने से बेहतर ये है कि आप इस तरह उसको सेशन से रिमूव कर दें। अब मैं इसको, यहाँ डिबगर भी लगा हुआ है, मैं रन करता हूँ और 2-3 आइटम ऐड करता हूँ और डेटाबेस के टेबल में देखता हूँ कि वो आइटम आ चुके हैं कि नहीं है। अगर आ चुके हैं तो फिर यही प्रोसीजर है पूरा कार्ट का, जिसमें हम चीज़ें ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं और ऑर्डर को फाइनलाइज करते हैं। अब इसमें इनपुट कम रखी है यूज़र की, जितनी ज़्यादा इनपुट रखें तो तरीक़ाकार तो यही होगा। ये मैं कुछ आइटम ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कार्ट पे जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये सारे आइटम लेने और इन्हीं क्वांटिटी में लेने। यहाँ पे यूज़र वन, यूज़र क्या हुआ आ गया, चलो ठीक है। एडमिन @abc.com, लॉग इन आई डी एडमिन, पासवर्ड 123456 और चेकआउट। चेकआउट में ये हमारे पास आ गया। अब मैंने कहा प्रोडक्ट आईडीज़ ले लें, इसमें प्रोडक्ट आईडीज़ ले लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 3 प्रोडक्ट आईडीज़ आई हैं, 3, 4, 5। जो भी हमने प्रोडक्ट चूज़ की थी उनकी आईडीज़ आ रही है। उनसे रिलेटेड हमने प्रोडक्ट्स उठा ली, फिर हमने ऑर्डर बनाया, ऑर्डर के बाद ऑर्डर डिटेल बनाई, डिटेल में एक एक आइटम उठा के उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट सर्च की, उस प्रोडक्ट का रेट वगैरह उठा के हम इसमें ऐड करते गए। ये 3 दफ़ा चलेगा, तीनों प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जो है डेटाबेस में हम ऐड कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, सेव हो गया, कार्ट को रिमूव किया और स्टेटस में ट्रू भेज दिया। ट्रू भेजा तो इसको ये वापस होम पे ले आया है। यहाँ पे हम इसको मैसेज भी दिखा सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर था वो उसका ऑर्डर नंबर क्या है या जो भी चीज़। तो वहाँ रीडायरेक्ट करने के बजाय वहाँ से आप रिस्पांस में ऑर्डर नंबर वगैरह भेजेंगे, आपका ऑर्डर नंबर ये है और यूज़र को शो करवा दें।
अभी यहाँ पे मैं डेटाबेस को चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास जो अभी मैंने ऑर्डर किया है, ये मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। बाकी जो है, यहाँ पे आप डायनामिक स्लाइडर लगाना है तो स्लाइडर के नाम से क्लास बना लें, उसमें इमेजेस ऐड करने के ऑप्शन दें, और यहाँ जो आप दिखा रहे हैं जिस तरह तो जिस तरह हमने प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, इसी तरह एक इमेज मतलब लगाओ, बाकी इमेजेस ख़त्म कर दें, तो एक इमेज जो लगाओ उसको लूप के अंदर ले जाएं और उसका सोर्स वो दे दें जो डेटाबेस से उठ के आ रहा हो। तो ये भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा नीचे लिंक्स वगैरह हैं, ठीक है, ये लिंक्स भी अगर आप डायनामिकली लगाना चाहते हैं तो तमाम कैटेगरीज उठा लें और हर कैटेगरी वाइज जो है प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो तो उनके लिंक भी लगा सकते हैं। खैर ये तो आप जितना काम करना चाहेंगे उतना अच्छा होगा। आ, ये हमारे पास इस वक्त जो है एविजन के नाम से डेटाबेस है, ये डाटा, ये मेरे पास ऑर्डर है। तो ये देखिए मेरे पास दो ऑर्डर रिसीव हो चुके थे, एक पहले आया था, एक अब आया है। अच्छा नहीं, सॉरी, ये मेरे ख्याल में डेटाबेस हमारे पास कोई और चल रहा है, मैं ज़रा देखूं। अभी तो हमने कुछ और भेजा था। इस वक्त ये डेटाबेस जो है विजन ओ एस सी डी बी के नाम से है। वो वाला जो डेटाबेस चेक कर रहे थे वो नहीं था, विजन ओ एस सी डी बी, ये वाला डेटाबेस। टेबल्स, इसमें ऑर्डर्स पे गए, तो ये देख सकते हैं आप इस वक्त जो ऑर्डर हमने इंसर्ट किया वो ये ऑर्डर आ चुका है। इसमें हमारे पास ये कस्टमर आईडी वन आ रहा है, बाकी ये सारी चीज़ें तो हमने भेजी ही नहीं थी। कस्टमर आईडी वन आ रहा है, तो यहाँ हमसे कस्टमर जो है वो ऐप यूज़र है बेसिकली। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यूज़र आ जाएगा। ये वन पे वो यूज़र के वो admin@admin.com और पासवर्ड 123। कंफर्म पासवर्ड को हमने नॉट मैप करना था, नॉट मैप नहीं किया, इस वजह से ये मतलब डेटाबेस में यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड ही सेव हो रहा है। और दूसरा ये कि हमने पासवर्ड को इनक्रिप्ट भी नहीं किया, वो हम ऑथेंटिकेशन में जाते हैं तो फिर इस चीज़ को हम देखेंगे। हमारा ऑर्डर 12 रिसीव हो चुका है, और ऑर्डर डिटेल पे जाते हैं तो हमारे पास ऑर्डर डिटेल जो है वो भी आ जाएगी कि हम कौन कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हैं। ये देखें, प्रोडक्ट आईडी 3 4 5 थी, उनकी ये प्राइसेस थी और ये क्वांटिटी थी। अब आप ये मतलब डेटाबेस से गेट करके दिखा दें और जितनी जितनी आप सेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखें। यूज़र ने कुछ रिमार्क्स लिखे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे, आप खुद उस पर रिमार्क्स देना चाहे तो आप रिमार्क्स दें। अब सिर्फ अपडेट अपडेट ही करना है, तो बाकी सारा काम हो गया। तो आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और ऑनलाइन जो पेमेंट करनी होती है उसको भी डिस्कस करेंगे, और वन बाय वन जो टॉपिक अभी रह गए हैं इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।